नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है? इन तमाम बड़ी खबरों पर हम चर्चा करेंगे। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी और छत्तीसगढ़ से स्थानीय संपादक सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में सबसे बड़ी खबर जो है वो है ट्रंप और कमला हैरिस की जो डिबेट हुई है। उस डिबेट को लेकर के तमाम तरह की चर्चा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ी है, ऐसा कहा जा रहा है। ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों और कमला पर व्यक्तिगत हमले किए हैं, वहीं कमला उन्हें विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और गर्भपात जैसे मुद्दों पर घेरती नजर आई हैं। चुनाव से पहले यह दूसरी और आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट थी जिसमें ट्रंप और कमला हैरिस पहली बार आमने सामने थे। 27 जून को जो बाइडेन और ट्रंप की डिबेट हुई थी, तब बेहद खराब प्रदर्शन के चलते बाइडेन को राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी थी। ज्यादातर विशेषज्ञों और मीडिया संस्थानों ने डिबेट में कमला को भारी माना है और अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डिबेट हुई है, डिबेट की शुरुआत दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर की थी। हालांकि डिबेट खत्म होने पर दोनों बिना हाथ मिलाए निकल गए। कमला 37 मिनट 36 सेकंड और ट्रंप ने 42 मिनट 52 सेकंड अपनी अपनी बात रखी है। इस दौरान रूस, यूक्रेन और इसराइल हमास के युद्ध, सीमा विवाद, अप्रवासन अर्थव्यवस्था, कैपिटल हिल दंगे और गर्भपात जैसे मुद्दों पर जमकर बहस। जैसे जैसे डिबेट बढ़ी, ट्रंप बचाव में आते दिखे। अधिकांश मामलों में वे अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में असफल रहे, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पूरी चर्चा में जो बात सामने आई थी, डिबेट में जो बात सामने आई थी कि ट्रंप ने कहा कि कमला जीती तो विश्व युद्ध तय है, और कमला ने कहा है कि ट्रंप तानाशाह बनना चाहते हैं। इस तरह से व्यक्तिगत हमले भी किए गए हैं। और दूसरी तरफ जो देखी जा रही है कि बेरोजगारी, इकोनॉमी और क्लाइमेट चेंज का एजेंडा जो था, वो कमला हैरिस पूरी तरह से रख नहीं पाई है। हालांकि फिर भी कई मामलों में उनको आगे बताया जा रहा है कि कमला हैरिस ने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखा है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस में शामिल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली और आखिरी बहस में बताया जा रहा है कि कमला हैरिस का पल्ला भारी, क्योंकि ये डिबेट में बहुत कुछ तय होता है। मतदाताओं के मन पर प्रभाव देखा जाता है कि जो लोग इसमें मतदान करते हैं उनके मन पे क्या कैसा प्रभाव होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन के लिए फायदेमंद रहे हैं पहले भी, और यदि वो जीते तो शायद आगे भी वो चीन के लिए फायदेमंद रहेंगे। लेकिन इस डिबेट में कमला हैरिस का पल्ला भारी माना जा रहा है। दूसरी तरफ बात करूं मैक्सिको की, क्योंकि मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ऑब्रेटर के न्यायिक सुधार के कदम के विरोध में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सीनेट में घुस गए, संसद में हंगामा किया है। ये आम प्रदर्शनकारी हैं जो संसद में घुसे हैं, और प्रदर्शनकारियों ने सीनेट भवन के दरवाजे तोड़ दिए हैं। ऊपरी सदन के सत्र कक्ष में जबरन वो घुस गए हैं। हालात को देखते हुए सीनेट अध्यक्ष गेरांडो फर्नांडीज को बहस स्थगित करनी पड़ी है। दरअसल मैक्सिको में अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है और सीनेट में उन्हें मंजूरी मिलना चाहिए। संघीय न्यायाधीशों का चयन न्यायिक आयोग द्वारा किया जाता है, जो योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए पेशेवर परीक्षाओं और पाठ्यक्रम का उपयोग करता है। लेकिन राष्ट्रपति अवडोर ने जो विधेयक वो लेकर आए हैं, अगर वह पास हो जाता है तो मैक्सिको के लोग चुनावों के माध्यम से सरकार के सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चयन करेंगे। यदि वह सुधार पारित हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों सहित 7,000 से ज्यादा जज और मजिस्ट्रेटों का पॉपुलर वोट द्वारा चुनाव कराना होगा। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 11 से 9 करने, कार्यकाल को 12 वर्ष तक सीमित करने और आवश्यक अनुभवों से 5 वर्ष का करने का प्रावधान है। इन्हीं चीजों का उसमें विरोध हुआ। विरोध के चलते प्रदर्शनकारी सीनेट में घुस गए हैं। दूसरी तरफ बात करूं कि राहुल गांधी जिस तरह से विदेश यात्रा पर हैं और लगातार उनके जो बयान है वो सुर्खियों में है। जैसा देखा कि भारत विरोधी सांसद इल्हान जो हैं और राहुल की भेंट पर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के आखिरी दिन वॉशिंगटन के
अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की है। राहुल ने रेबर्न हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाली अमेरिकी सांसद इल्हान उमर उनके साथ जब मुलाकात हुई तो मौजूद थी। ठीक है। इसके बाद कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल से मुलाकात को लेकर उनकी आलोचना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। तो इल्हान और राहुल की भेंट को लेकर के तमाम तरह की जो चीजें हैं वो देखी जाए। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को गिराने की मांग को लेकर के स्थानीय जनता और हिंदू संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया है, क्योंकि दिन भर ये चर्चा में रहा है और अखबारों की सुर्खियों में है यह प्रदर्शन, क्योंकि इस दौरान पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग को गुस्साई भीड़ ने तोड़ दिया था। प्रदर्शनकारियों को रोकने पर पुलिस की झड़प भी हुई है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ठीक है। और यहाँ मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर के विवाद है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े आयोजन सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है इस अवसर पर कि सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है और भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। सरकार देश में चिप बनाने पर और चिप बढ़ाने चिप के उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है, लेकिन ताकि हर डिवाइस में भारत में बनी चिप हो, ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है कि वो चाहते हैं कि भारत में चिप का उत्पादन बढ़े ताकि दुनिया की हर डिवाइस में भारत की चिप लगी हुई है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि दुनिया के हर उपकरण में भारत की चिप हो। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन से लेकर के इलेक्ट्रिक वाहन और एआई तक हर चीज का आधार है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है आयोजन हो रहा है और क्षेत्र 60 लाख जॉब पैदा कर सकता है। दूसरी तरफ बात करूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो है वो 25 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, क्योंकि शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत जो बढ़ाई गई है। दिल्ली के हाउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था और इसी मामले में आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दे दी है। ठीक है। ठीक है सूरज जी, अब मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ की जो ऊपरी पहाड़ियां हैं वहां पर सीजन का पहला हिमपात हुआ है, जिससे वहां के जो पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि अब उत्तराखंड में ठंड स्टार्ट हो जाएगी। तो दूसरी ओर आज के लिए यदि कहे तो 12, 13, 14 ये 4 दिन का जो अलर्ट है बारिश का अलर्ट के साथ साथ प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं, देहरादून हो गया, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, इनमें शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी और लगातार जो वेदर है वो बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अब आप अपनी जो यात्रा है वो बड़े सावधानी से करें, कोशिश करें कि आप 14 के बाद ही पहाड़ों पर अपनी यात्रा स्टार्ट करें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी केदारनाथ में सोनप्रयाग के पास ही पैदल यात्रा रोक दी गई है, क्योंकि वहां पर भूस्खलन का जो खतरा बना हुआ है उससे लगातार ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैदल यात्री वहां जाएं और नुकसान हो जाए। भूस्खलन का जो जोन है वो ज्यादा हो गया है। अभी हाल ही में 8 यात्री उसकी चपेट में आ गए थे, 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 3 घायल हैं। तो रिद्धि, मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ दर्शन के लिए गए हुए एक दंपत्ति की मोटरसाइकिल और कार के साथ टक्कर होने से वो वहां पर स्पॉट पर ही एक्सपायर हो गए हैं, दोनों दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ। तो उन्हें अब एक और खुशखबरी मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए जो दुर्घटना में पहले एक्सपायर हो जाते थे उन्हें कम धनराशि मिलती थी, अब उनके आश्रितों को 50 लाख रुपए की धनराशि मिलेगी और अन्य सुविधा भी सरकार ने इसके लिए क्या कहा है कि अन्य सुविधा जो उन्हें चाहिए होती हैं उनको लिए भी परिवार के साथ सरकार खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अब किसी भी तरीके से जो चाहे वो किसी माध्यम से नौकरी कर रहा है उत्तराखंड में, चाहे वो उपनल का है चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, अब सबके लिए समान व्यवस्था बनाने का प्रयास जल्द ही किया जा रहा है। आपको एक और बात बता दूं कि
अब पीसीएस जो उत्तराखंड है उसमें 50 सवाल अब उत्तराखंड से संबंधित आएंगे। पैटर्न चेंज कर दिया गया है। इस पैटर्न को आयोग के सामने भेज दिया गया है। सरकार का कहना है कि पीसीएस जो मुख्य परीक्षा है उसका जो पैटर्न है वो बदला जाना चाहिए था बहुत लंबे समय से, लेकिन पुष्कर सिंह धामी सरकार ने इस पर भी काम कर दिया है और उन्हें आयोग को भेज दिया कि 50 मिनिमम जो प्रश्न पत्र होंगे उसमें 50 अंकों का जो प्रश्न होंगे वो यहाँ के होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हरीश रावत हैं उन्होंने कल अपने यहाँ रायता पार्टी दी थी, और ये बेसिकली रायता पार्टी क्या कही जाए तो राजनीतिक रायता पार्टी कही जाएगी इसे, क्योंकि रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी रायता बिखेरती है और हम लोग समेटते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा हास्यास्पद चीजें रही हैं। मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो अभी टाल दी गई है, क्योंकि आज पुष्कर सिंह धामी जम्मू कश्मीर में होंगे। वहां पर सुजीत जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में दाखिल होंगे। जब नामांकन दाखिल होगा तो उसके साथ उनके साथ उपस्थित रहेंगे, साथ ही एक रोड शो भी करेंगे। इससे पहले वह एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रिद्धि मैं आपको बता दूं कि सुशील कुमार शिंदे जो पूर्व गृह मंत्री रहे हैं देश के, उनके बयान पर सीएम धामी ने कहा कि कश्मीर में तब और अब जो हालात हैं उसमें बदलाव आया है। 370 के बाद में जम्मू कश्मीर में जो लोगों की संख्या है वो बढ़ी है, न कि घटी है। और सुशील कुमार शिंदे उसे तोड़ मोड़ करके पेश कर रहे हैं। ऐसे में जो पूर्व गृह मंत्री हैं उन्हें कम से कम अपने बयान को देते हुए ये समझना चाहिए कि उन्हें कम से कम जो वो एक अच्छे पद पर रहे हैं तो वो एक चुनिंदा शब्दों का इस्तेमाल करें, न कि देश में तोड़ने वाली नीति की बात करें। एक खबर और है, प्रतिष्ठा यात्रा जो कांग्रेस ने चलाई जाती है वो कल शुरू कर दी है। आज संभावना है कि वहां वो पूरी कर दी जाएगी, और जो उनके सहप्रभारी हैं वो भी उसमें शामिल हुए हैं। ये 31 जुलाई में पहले उन्होंने केदार घाटी में जो आई हुई आपदा थी उसके लिए बंद कर दी थी, अब कल उन्होंने स्टार्ट की है। और मुझे लगता है कि आज शाम तक आज केदारनाथ ये यात्रा पहुंच जाएगी, प्रतिष्ठा यात्रा। कांग्रेस इसे दूसरे तरीके से वहां प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि वहां चुनाव भी है, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो स्थानीय जनता है उनकी जो अस्मिता है उससे लगातार भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ कर रही है। इसी को लेकर के वो इन सारी चीजों को बात कर रही थी। ठीक है महेश जी, आपने रायता पार्टी का जिक्र किया जो अपने आप में विचित्र है। इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश को गृह युद्ध की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। ये सीएम योगी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दिए बयानों और उनकी हाल की पर काफी नाराजगी जताई, और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखकर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी का लक्ष्य देश को गृह युद्ध की तरफ धकेलना है। सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे यह भी लिखा है कि कांग्रेस की युवराज राहुल गांधी भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। इनका एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करके देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना है। देश में आरक्षण को समाप्त करने का रच रहे हैं कुचक्र कांग्रेस के युवराज। तो योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट में लिखा है कि राष्ट्र विरोधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने वाली और पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी कर उनका बड़ा मुसलमानों को सौंपने वाली युवराज अब देश से आरक्षण को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। किंतु राहुल गांधी को समझ लेना चाहिए कि इस देश में जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता है उनकी यह विभाजनकारी मंशा सफल नहीं हो पाई। हम भारत के लोग कांग्रेस सहित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हैं और देशवासियों से माफी मांगे। राहुल गांधी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में एनडीए सरकार शोषित, पीड़ित और वंचित से उत्थान के लिए कृत संकल्पित है, और राहुल गांधी द्वारा देश में विभाजन के बीच रोकने का प्रयास निंदनीय है। उन्हें इसके लिए देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं मैं अगली खबर की ओर रुख करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, उन्होंने कल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर
कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता पर तो भारी है ही, लेकिन इनके कारनामों के कारण हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भी भाजपा का सत्ता से दूर दूर तक पता नहीं चलने वाला। भाजपा का बुलडोजर लोकतंत्र और संविधान को रौंद रहा है। लोकतंत्र में ऐसे अहंकारी नेतृत्व के लिए कोई स्थान नहीं है। यह प्रदेश के लिए अभिशाप है। जब तक बुलडोजर और अमानवीय और विध्वंसक आचरण को भाजपा नेतृत्व का संरक्षण मिलता रहेगा, तब तक बीजेपी का भविष्य अंधकार में रहेगा। और भाजपा के सत्ता में रहते प्रदेश और देश में लोकतंत्र और संविधान को शासन संभव नहीं है। इन पर खतरा मंडराता रहेगा और भाजपा का एजेंडा में नफरत फैलाकर दूरी पैदा करना, यह लोकतंत्र का उपहास है। और भाजपा के मुख्यमंत्री की भाषा अमर्यादित और अलोकतांत्रिक है। मुख्यमंत्री जी कलेजा और दिल की बात कैसे कर सकते हैं? ये किस स्तर की भाषा है? कुंठित मानसिकता की अभिव्यक्ति है। यह भाषा स्वस्थ व्यक्ति की नहीं हो सकती। लोक लाज से चलता है वो, लेकिन भाजपा कानून, संविधान और लोकतंत्र के प्रति कोई जवाबदेही नहीं मानती है और इनके जहां जहां पैर पड़ेंगे वहीं वहीं बंटा जा रही है। भाजपा सरकार में किसान, नौजवान सबसे ज्यादा दुखी है और महंगाई, बेरोजगारी पूरे चरम पर। इस सरकार ने किसानों को धोखा दिया और नौजवान मारा मारा फिर है। भाजपा के लोग व्यापारियों का शोषण कर रहे हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी, ध्वस्त हो चुकी है। महिला अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश देश में सबसे ऊपर। देश में सबसे ज्यादा पुलिस हिरासत में मौतें उत्तर प्रदेश में हो रही है। निर्दोषों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, हर विभाग में भ्रष्टाचार और लूट चलती है। थाना, तहसील से लेकर हर स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आम जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। भाजपा हर स्तर पर बेईमानी करती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जनता ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना विश्वास जताया था, लेकिन भाजपा सरकार ने जनमत का अपमान किया और जनता के साथ विश्वासघात किया। ठीक है। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की अगली खबर ब्यूरोक्रेट्स की ओर कि उत्तर प्रदेश ब्यूरोक्रेट्स के आईएएस अफसर मुकुल सिंघल को कोऑपरेटिव सोसाइटी आयोग का चेयरमैन बनाया गया। 1986 बैच के आईएएस अफसर है मुकुल सिंघल और अध्यक्ष रेवेन्यू बोर्ड के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने काफी वक्त तक एसीएस नियुक्ति की अहम जिम्मेदारी संभाली। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9:30 बजे अटल आवासीय शैक्षिक सत्र का शुभारंभ करेंगे और 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास पर करेंगे, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र भारत मंत्री और राज्य मंत्री शामिल रहेंगे। वहीं मैं बात करूंगा कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती से शिक्षक अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के डेलीगेशन ने मुलाकात की और अभ्यर्थियों ने बसपा अध्यक्ष मायावती को ज्ञापन सौंपा। आरक्षण लागू करने से हुई विसंगत के बारे में बताया और बसपा अध्यक्ष मायावती ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों से अन्याय बर्दाश्त नहीं है और मायावती सरकार की नाकामी है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मायावती सरकार चाहती है तो अब न्याय अब तक मिल गया होता, मायावती नहीं। ठीक है, ठीक है ज्ञानेश जी, मैं छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? यदि आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी खबर लोगों के आम जनजीवन से जुड़ी हुई है। हफ्ते भर बाद आज बारिश थमी है और आप देख सकते हैं हम कैमरे में कि किस तरह से धूप खिली हुई है। तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं और तमाम बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, जंगली इलाकों में जो नदियां जंगलों से निकलती हैं आसपास बहती है, तमाम नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि इनका जल स्तर घटेगा, क्योंकि पिछले 8 घंटों से बारिश थमी हुई है। हालांकि तमाम इलाकों में खतरे के संकेत को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ तैनात कर दी गई है। और दुर्ग की स्थिति काफी खराब थी। यहाँ का शिवनाथ नदी का पानी शहर में घुसने लगा था। तो यहाँ की आबादी, एक बड़ी आबादी, 15 लाख से ज्यादा की आबादी इस खतरे को मोल ले रही थी। उन्हें भी राहत की सांस मिली है। इसके साथ ही रिद्धि बताना चाहूंगा कि स्वाइन फ्लू का खतरा अभी भी मंडरा रहा है। 10वीं मौत हुई है, जो खबर आ रही है कि एक व्यक्ति की और मौत हो गई है और एक्टिव केसों की संख्या जो है 28 से ज्यादा बताई जा रही है। यही नहीं, 2 लोगों की कोरोना से भी मौत की खबर है। मध्य प्रदेश के शहडोल से एक शख्स इलाज के लिए बिलासपुर के अस्पताल में दाखिल हुआ था, निजी अस्पताल में, यहाँ इसकी मौत हो गई है। तो 1 महीने पहले कोरोना से एक और मौत हुई थी। इस तरह से
2 मौत अब कोरोना से दर्ज हुई है ठीक है। और बारिश के साथ ही बीमारियों का खतरा भी यहाँ लोगों को मंडरा रहा है। बड़ी खबर यह भी, कांग्रेस लगातार राज्य की बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था के फेल होने का आरोप लगाते रही है और अब राज्य के मंत्री विष्णुदेव साय आज 2 दिनों के लिए कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आज कलेक्टर और कमिश्नर के साथ वो बैठकें करेंगे और प्रत्येक जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके साथ ही कल दूसरे दिन एसपी और कमिश्नर के साथ तमाम जिलों के रेंज के आईजी और कलेक्टर भी मौजूद रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में और प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति की नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस के आरोप लगे हैं वो राजनीतिक ज्यादा है और ये एक आम प्रक्रिया के तहत बैठकें ली जाती हैं प्रशासक अधिकारियों और मुख्यमंत्री के बीच। एक अन्य खबर और है कि राज्य के कांग्रेस राज में टीचर ट्रांसफर स्कैम उजागर हुआ था। इस सिलसिले में इस मामले में हाल ही में एक टीचर ने सुसाइड कर लिया था और उसने एक अपना जो मृत्यु पूर्व बयान दिया था, एक सुसाइड लेटर छोड़ा था, उसमें राज्य के तत्कालीन कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर का भी नाम लिया गया था। उनके खिलाफ पुलिस ने जो है आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया था। अब मंत्री जी, पूर्व मंत्री की जिला और सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी है, तो माना जा रहा है कि इनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारा भी गरमाया हुआ है। जी रीति। ठीक है सुनील जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।